तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो यहाँ से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कि जितना भी आप लोग को जो भी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस पे जो हम लोग क्वेश्चन सेट किए हैं और उसको हम एक फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये जानो ना कि जो भी है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे कॉपी और पेन निकालो मेरे साथ, और यहाँ पे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू काम करते हुए चलते हैं। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं क्या ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो निकाल लो कॉपी और पेन और साथ में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये आप लोग को एग्जाम्स के पर्पस पे तुम लोग को मदद मिलेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो बस और आज से यही काम करो कि आप लोग एक नया कॉपी और पेन रख लो अपने पास, और जितना भी यहाँ पे हम रियल नंबर के पर्पस पे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो तुम लोग का फाइनली रहेगा, ठीक है ना। और हम लोग का साथ भी यहीं तक रहेगा रियल नंबर पे, बाकी इसके बाद तुम लोग का काम है मेहनत है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो जैसे रियल नंबर में आपको पहला बताया गया क्या कि क्वेश्चन है आपके पास कि एक नंबर है, यानी कि बोलता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 है ना, तो वो गिव्स करता है, गिव्स क्या करता है भाई 34 एज कोशिएंट, ठीक है, एंड 23 है एज रिमाइंडर, है ना। तो बोलता है यहाँ पे बोलता है कि फाइंड नंबर, तो फाइंड नंबर, तो हम लोग बहुत इनिशियल से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देख छोटो, जैसे कि तुमको तो पता ही होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम 27 लिखते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 या 25 होगा, कैंसिल 2 बच गया, मतलब इसको हम लोग कोशिएंट के नाम से जानते हैं, इसको हम डिवाइजर के नाम से जानते हैं, इसको डिविडेंड के नाम से जानते हैं, और इसको हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो क्या लिखोगे कि डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है कि डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ बोलता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 तो गिव्स एज अ कोशिएंट, यानी कि आपको 73 से डिवाइडेड कर रहे हो, यानी कि डिवाइजर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोशिएंट आपको कितना दे रहा है 34, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 23 बच जा रहा है। तो जेन्युइन बात है, इसको सॉल्व करना तो कर लेना। तो 34 लाई तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 73 है 34 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया, 1 बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 28, इसको इससे मल्टीप्लाई 9, तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 37 आ जाएगा, 37 प्लस 1 क्या हो जाएगा 38, हाथ में बच गया 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 हो जाएगा 24, यानी कि आ गया आपके पास 2 4 8 2 हो गया और 23 हो गया। सॉल्व करोगे 3 2 5 हो गया, 8 2 10 के 0, हाथ में बचेगा 1, फिर 4 है तो 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बना लो ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया गया है कि यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर, है ना, ये दोनों के बीच में काम करते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे एल्गोरिदम के अनुसार तुमको एचसीएफ जो निकालना है, तो तुमको तो पता ही है ये वाला फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे इसको काम करेंगे। तो ये दोनों में छोटा ये है, तो 2 5 5 को ना आप 8 6 7 से डिवाइड कर देना, तो कितना के टेबल से जाएगा छोटू 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौको 8, तो यानी कि 3 से जल जाएगा, तो 2 5 5 को 3 से जाएगा तो 15 15 1 16 हो जाएगा, और 6 है ना, तो 6 1 7 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 3 के टेबल से ले गए तो 7 6 5 हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो 2 बचेगा, यहाँ पे तो 0 बच जाएगा ना, और ये तुम्हारा कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 102 आया, तो 102 के अनुसार हम 2 5 5 में ले जाएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कितना के टेबल से जाएगा
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2 से चल जाएगा, 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 से काम करना। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 0 2 हो गया। सॉल्व करोगे 1 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे तुम जाओगे तो 102 आ गया। 102 जो है वो 2 के टेबल में आ जाएगा, 102 है ना, 51 दूनी 102 कैंसिल। मतलब कि ये जो HCF आ रहा है किसका, तो 2 5 5 एंड 8 6 7 का, तो कितना आ रहा है छोटू, तो ये आ रहा है 51। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो चलो नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, रियल नंबर का है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे RS अग्रवाल के पर्पस पे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन पे आ सकते हैं, वैसा वैसा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है कि सो डैट द रिजल्ट इज क्या, सो डैट द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कंपोजिट नंबर, ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या। एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद 4 के टेबल में आता है। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, 13 है, यहाँ पे 13 है, प्लस के साइन है, तो क्यों ना 13 को कॉमन निकाल लिया जाए। 13 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा, प्लस में 11 मिलेगा, और प्लस में तुमको यहाँ पे दे दिया कितना, सॉरी ये दोनों का मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, और ये 13 है निकला हुआ है था, प्लस में 1 हो जाएगा। क्लियर है। सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 13 है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 55 हो गया, प्लस में 1 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 13, और ये हो जाएगा 56। 56 को सॉल्व करेगा तो 13 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 8 7 56, यानी कि 7 और 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 8 7 56 ना, 56 मल्टीप्लाई इतना। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कितना फैक्टर दिखा दे रहा है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है आपके पास। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ कंपोजिटिव है। ये आपको शो करना था, हो गया सॉल्व। पॉज। चलो नया क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे रहा, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि ये आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग कैसे मैंने यहाँ पे शो किया, उसी तरीके से आप भी इसको शो करो। तो बनाना स्टार्ट करो आप लोग। तो क्यों ना 5 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 4 3 2, और प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, बिकॉज यही 5 को मैंने कॉमन निकाल चुका था। 5 को 5 छोड़ना, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 के 24, 24 दूनी 48, तो 48 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हो जाएगा। 5 को 5 छोड़ना तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे कितना हो गया 12 13 14 हो गया, प्लस में 1 हो गया, 5 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 145। इसको सॉल्व करना तुम, तो 5 को तो 5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो कितना 5 दूनी 10, 5 9 45, और यहाँ 5 निकलेगा। ठीक है, तो जेन्युइन बात है, यहाँ पे तो 1 होगा ही ना होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या तुम्हारा निकल गया, इसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 निकला, 5 निकला, 3 निकला। तो जेन्युइन बात है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर इसमें दिखाई दे रहा है। तो 1 × 5 to the power 2 है, और यहाँ पे 29 है। हो गया सर, ऑफ कर। नहीं हो रहा, देखो तो सही से काउंटिंग हो रहा है, क्या है नहीं हो रहा है। आवाज इस पर किया नहीं, क्योंकि इस बार बंद नहीं हुआ वीडियो, पॉज किया था। हाँ। चलो ठीक है, नया क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि HCF ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है इतना, LCM ऑफ 2 नंबर आपको दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर आपको दिया हुआ है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला तुमको तो पता ही होगा भाई, क्या पता है तुमको कि A × B = LCM ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं कि A का वैल्यू आपको दिया हुआ था 580, B का वैल्यू तुमको पता नहीं, LCM आपको पता है, LCM कितना दिया हुआ है 1740 दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 1 1 कितना दिया हुआ है।
तो b का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1740 मल्टीप्लाई 116, नीचे भी क्या हो जाएगा 580 हो गया। सॉल्व करो, लास्ट का जीरो कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से काटो, 2 दूनी 4, 2 9 18 हो गया, 2 से काटना, इसी को काटते हैं हम, तो 2 8 16, 2 7 14, इतना हो गया। तो 29 के टेबल में 87 आता है क्या, तो 3 के टेबल तक आ जाएगा, तो 29 मल्टीप्लाई 3, तो 9 3 27, 2 और फिर 3 दूनी 6 2 8, तो यानी कि 3 बार में कट गया, मतलब 3 मल्टीप्लाई 116, सो इट इज़ 3 6 18, 1 बचेगा, फिर 3 1 3, 1 4 हो गया एंड 3, यानी कि 3 4 8 आपका आंसर निकलेगा अदर नंबर। ठीक है, चलो पॉज। पॉज किया था क्या? चलो छोटू, यहाँ पे नया क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ है ना, क्या है छोटू, ये नंबर है। तो देखो, अगर बाय द वे तुमको ये 154 था ना जी ऊपर में, तो गलती वाला काम हो गया। देखो गलती हुआ, देखो हो जाएगा सब, एडिटिंग हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, 148 होल डिवाइडेड बाय 185। तो हमें इसमें ऐसा नंबर ढूंढना है ताकि वो नंबर से ये दोनों कट जाए। तो वहाँ पे तुम लोग जैसे कि तुम लोग यहाँ पे नंबर ढूंढोगे, मतलब कि अपने दिमाग में लगाओगे कि क्या आखिर ऐसा कौन सा नंबर है। और ये तो तुमको पता ही होगा, जो मतलब कि एवरेज होंगे या जो थोड़ा जानते होंगे इसके बारे में, कि वो प्राइम नंबर लगाएंगे, है ना। देखेंगे 2 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं तो 5 से, नहीं तो 7 से, 13 से, 17 से, 19 से, नहीं तो एक क्या नाम है 23 से, तो इस तरह से करते जाएंगे। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा है ना कि आप क्या करना कि दोनों में जो छोटा नंबर तो ऊपर वाला है तो 148 लिख देना, नीचे में तुम्हारा दिया हुआ 185 है, दोनों को डिवाइड कर देना। एक के टेबल से चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 148, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8 7 15 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 4 3 7 कैंसिल, सो इट इज़ 148 हो गया। 4 के टेबल से कटेगा क्या, 37 को 4 से काटो तो 7 को 28, 2 4 3 12 13 14 हो जाएगा, हाँ 4 से कट जा रहा है, तो 148 आ गया कैंसिल। मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर के बीच में 37 एक ऐसा नंबर था जो आसानी से कट जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें तो पता चल ही गया कि 37 के टेबल में ये दोनों कट रहा है। तो अब देखो तो क्या करना कि 148 है और नीचे में तुम क्या करना कि 185 है, तो 37 से काटना है। तो ये 37 से कितने बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा था ना, हाँ 37 को 4 से हम काटेंगे तो ये निकल गया, और ये 37 को हम 5 से काटेंगे ना तो इतना आ जाएगा, है ना। देख लो 5 से 5 7 35 का 5 है तो बचेगा 3 15 16 17 18, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यानी कि हम लोग टाइम इतना एक्सपेंड नहीं करेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं तो 5 से नहीं तो 13, जो भी नंबर है प्राइम नंबर उसे करते हो, तो वो बहुत लंबा दूर तक चला जाता है और उसमें कंफर्म नहीं हो पाता है। उसलिए थोड़ा सा आप एल्गोरिदम का सहारा ले सकते हो वैसा नंबर पे, और उस एल्गोरिदम के सहारा के अकॉर्डिंग तुमको वो SCA पता चल जाएगा दोनों नंबर का बीच का, जिससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाए कितना, 4/5। ये आप लोग के लिए नया मैथ था। तो देखो छोटो, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसमें आप लोग को ऐसा भी फीलिंग होगा कि ये सब तुम लोग को आता होगा। तो अगर आता होगा ना तो चुपचाप से वीडियो को पॉज करना और उसके बाद ये कंटिन्यू बनाने का कोशिश करना, ठीक है। अगर जिसको नहीं आता है ना तो वो चुपचाप से आप क्या करना ना कि पहले ये क्वेश्चन को समझ लेना, समझने के बाद आप इसको वीडियो पॉज करो या कुछ भी करो और उसके बाद ये फिर से आप लोग बनाओ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना, कि कैसे मतलब कि हम लोग को बनाना है, कैसे मतलब कि हम लोग को इस पर आगे बढ़ना है। तो चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही है, ये कॉमा के साइन था, 120 है और 252 है। वो दोनों के बीच में आपको SCF भी निकालने के लिए बोल रहा है और LCM भी निकालने के लिए बोल रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या है, जिसको नहीं आता वो जरूर देखेगा, ध्यान देना, सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते जा रहा है। इसको हम 8 से 2 है ना, इसको हम इस तरह से रखेंगे LCM के तहत, जो भी बोलता है तुम लोग। लास्ट डिजिट इवन है तो 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 5 10, 2 4 8,
फिर 2 से करना 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करना 3 9 जा 27, फिर 3 से करना 3 3 जा 9। अब 120 है आपके पास, तो 120 को सॉल्व कर लेना। दो से काटना बिकॉज लास्ट डिजिट इवन तो है ही, तो 2 6 जा 12, 0 हो गया। 2 से काटना 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 से काटना 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर 5 से करना 5 3 जा 15 हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ 2 5 2 है छोटू, सॉल्व करना लास्ट डिजिट इवन। 2 से काटना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। 3 से 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 7 जा 21। ये आपके पास हो गया। उसके बाद क्या है छोटू, आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है और एचसीएफ भी बोल रहा है। एचसीएफ पहले निकालते हैं। अगर एचसीएफ निकालोगे तीनों के बीच में ना साफ पता चल रहा है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। दूसरा में देखो ये भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये निकल गया। यहाँ पे अब 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी कि अब हमें 2 नहीं चाहिए। 3 मुझे दिखाई दे रहा, तो 3 एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है और 3 एक यहाँ पे भी मान सकते हो। चलो 3 मैंने यहाँ पे ले लिया। 3 के बाद देखो अदर 3 तो है नहीं इसमें, तो सो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज एचसीएफ निकाला था मैं। 7 देखो इसमें है लेकिन कहीं और नहीं है, बस इतना काफ़ी है। मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि 12 इसका एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ के बाद लिखना एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे आप, तो एलसीएम में देख छोटू आपको साफ पता चलेगा। यहाँ पे तो 1 तो 2 था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ये तो हम 2 लिख देंगे, है ना। ये वाला 2 था, ये वाला 2 था, ये वाला 2 था, ये इसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये भी हमने लिख दिया। अब देख छोटू यहाँ पे अब कुछ कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे देख 1 2 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे है और 1 3 यहाँ पे है ना। एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमें तो ये दोनों को लेना पड़ेगा, मतलब एक पेयर में ले लिए। इसमें नहीं मिल रहा बात अलग है, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। आगे तुम चलोगे तो यहाँ पे अब क्या मिल रहा है तुम्हारा 3, तो 3 अकेला बच गया यहाँ पे ना, बस तो 3 यहाँ पे हम एक तो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो छोटू, तो यहाँ पे आपके पास 2 और 5 बचेगा, तो यहाँ पे 2 और 5 लिख देना और यहाँ पे अकेला 7 हो जाएगा, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, है ना। तो 72 मल्टीप्लाई कितना 3, तो 72 मल्टीप्लाई 3 करेगा 6 और 21 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मैंने कर लिया यहाँ तक, तो कितना आ गया 216 मल्टीप्लाई 7 बच गया, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया, तो 36 दिया 216, 216 क्या हो जाएगा, नहीं 36 था ना, दूनी 72, 72 मल्टीप्लाई कैसे किया था यार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 और मल्टीप्लाई इतना, तो 36 में 1 0 हो जाएगा और बच गया एक तो ये वाला नंबर, एक तो ये वाला नंबर, तो 1 कर देना 3, 1 कर देना 7, तो यहाँ पे कर दोगे तो 0, 3 6 18 के 8 हाथ में बचेगा 1, 3 3 9 1 10, इतना मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा 0, 7 8 56 के 6 हाथ में बचेगा 5, 7 1 7, ये हो गया आपका एलसीएम 75 60, ठीक है। चलो क्लोज। चलो नया क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। 7 में क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। बोलता है क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, है ना, जो लिविंग करता है रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक है ना। प्रत्येक केस में मतलब कि 5 कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो नंबर है 245 को 5 से घटाओगे तो 240 हो जाएगा। दूसरा जो नंबर था 1037 था, उसमें 5 घटाओगे तो 1032 हो गया। अब दोनों में बोलता है कि ये लार्जेस्ट नंबर दैट इज कॉल्ड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट डिजिट 0 है तो 5 के टेबल से कट जाएगा, तो 5 चौको 20 हो गया और 0 लिख देना, फिर क्या हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे करना 2 से, तो 2 से करेगा तो 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से करना 6 और फिर 2 से करना 2 तिया 6। फिर यहाँ पे करना 10 32 से आपके पास, इसको सॉल्व करोगे 2 के टेबल से, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12 हो गया। 2 से काट देना, 2 दूनी 4 हो जाएगा 0, 2 8 16 हो गया, सॉरी, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18 हो गया। फिर 3 से कटेगा तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 हो गया। अब नहीं कटेगा। अब इस दोनों के बीच में HCF निकालना था, तो HCF कैसे निकालोगे, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें देखो क्या क्या निकल रहा है, 2 यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे 2 है, तो 2 मैंने ले लिया। यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ले लिया। यहाँ पे भी एक 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है, उसको भी 2 ले लिया। और एक लास्ट 3 है, जो 3 हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा, जो मैंने 3 ले लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 24 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता। ठीक है, चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो नया क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे, उसका यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज तुम लोग को दिमाग में रखना होगा। क्या क्वेश्चन है कि सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर ऑफ n, है ना, और ये जो तुम्हारा दिया हुआ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। यानी कि अगर 4 टू द पावर n है, अगर बोलता है कि अगर एंड होता है 0, क्या बोलता है कि नेचुरल नंबर है, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यानी कि ऐसा क्वेश्चन बहुत सा आता है, जैसे कि 4 टू द पावर n हो गया, 6 टू द पावर n हो गया, या 12 टू द पावर ऑफ n हो गया, या अदर नंबर है कोई जैसे कि 8 टू द पावर ऑफ n हो गया। ऐसा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। लिखने का तरीका क्या है, लैंग्वेज क्या है, वो कम से कम दिमाग में रख लेना। क्या कि यदि 4 टू द पावर n अगर 0 से एंड होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इट मस्ट हैव अ फैक्टर 5। क्या कि अगर 4 टू द पावर n अगर एंड होता है 0 से, तो हम बोल सकते हैं कि इट मस्ट हैव अ फैक्टर 5। लेकिन हमें यह भी पता है कि 4 टू द पावर ऑफ n जो होता है, तो 2 टू द पावर 2 लिखते हैं और उस पर पावर ये, बिकॉज 2 टू जा 4 और 4 पे पावर n है, इसी को मैंने तोड़ दिया। मतलब कि हम यहाँ पे साबित किए तो देखें कि यहाँ पे 2 पे पावर 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला 2 ही जो एक ऐसा नंबर है, वो जो फैक्टर निकल सकता है 4 टू द पावर ऑफ n का। तो हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक मीन, है ना, अरिथमेटिक के अनुसार हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशंस अब प्रत्येक नंबर का करते हैं तो वो यूनिक आता है। यूनिक आप बोल सकते हो प्राइम नंबर वगैरह, है ना। तो हो सकता है, तो ये हो गया कि 5 जो होता है वो नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना, नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ n। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, है ना। तो यही बात है आपका। फिर से एक बार हम रिकैप कर देते हैं। क्या कि 4 टू द पावर n अगर 0 से एंड होता है तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर 5 होना चाहिए। अगर 4 टू द पावर ऑफ n है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 2 में n है, यानी कि 2 जो है वो अकेला इसका फैक्टर निकल रहा है इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो 4 टू द पावर ऑफ n। तो हमें पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रत्येक नंबर जो होता है कि यूनिक होता है, क्योंकि वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 5 जो होता है वो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ n, मींस 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, पिटाई खा जाएगा एकदम बहुत बढ़िया से, समझा ना। डिस्ट्रैक्ट करोगे तो चलो काम करो। चलो छोटो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है क्या, राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, है ना, ऑफ अ नंबर हुज द प्राइम फैक्टराइजेशन इज इतना। इसमें कुछ छूट रहा है ना, एक मिनट। राइट द नंबर एट द एंड ऑफ द प्राइम नंबर, राइट एट द 0 होगा ना, हाँ, राइट द नंबर। फिर से एक बार क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर, क्या बोलता है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोस, है ना,
जीरोस को आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में, है ना। इन द एंड ऑफ द नंबर के एंड से जीरो आपको दिखाना है। हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज इतना, इसके अकॉर्डिंग आना है। तो देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो तुम सोचोगे कि नहीं कॉम्पोजिटिव वाला जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम शो कर दें, वैसा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जीरोस, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने पे लास्ट में एंड में कितना जीरोस आता है वो उस पर ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 2 to the power 2 है, 5 to the power कितना दिया हुआ छोटू 3 है, तो इसको 2 और यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या 5 to the power 3 to the power 2 है, मल्टीप्लाई 17 हो गया। मतलब देख छोटू ये दोनों का बेस डिफरेंट पावर सेम है, सो इट इज 2 मल्टीप्लाई 5 to the power of 2 हो गया। और जैसे 5 लिखा हुआ था 3 पे पावर 2 लिखा हुआ था और 17 लिखा हुआ था, लिख दिया मैंने। 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर निकलता। अब मल्टीप्लाई में क्या 5 है और 3 पे पावर 2 है और फिर यहाँ पे 17 है। तो चलो बताओ तिवारी कि यहाँ पे ये जो नंबर निकला तो इस पे कितना जीरो निकला? 2 निकला ना, क्योंकि इसमें पावर 2 है ना, 100 हुआ ना। तो 100 हुआ तो यानी कि जितना भी ये नंबर आएगा तो उसके लास्ट में 2 जीरो लग जाएगा ना। तो मतलब कि इसका कितना जीरोस निकला, तो इसका जीरोस जो निकला वो 2 ठो निकला। ठीक है आंसर। ठीक है, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चा होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो सीधे देखता है कि वो ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि जरूर वो कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरे को सॉल्व कर लेता है। लेकिन वैसा काम नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ लेना। साफ बोलता है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस आपको बताना है। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पॉज कर। चलो नया क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि 27 होल डिवाइडेड बाई 2 to the power of 3 मल्टीप्लाई 5 to the power of 4 मल्टीप्लाई 3 to the power of 2 है। तो इसमें बोलता है कि इसको सॉल्व जब हम करेंगे ना तो इसका बोलता है कि हाउ मेनी डेसिमल्स, डेसिमल्स कितना आएगा, जबकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट है। ठीक है ना, तो टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग तो है, बिकॉज यू नो डैट टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसका डेनोमिनेटर जो होते हैं कि 2 into 5 के कंडीशन पे होते हैं। 2 पे पावर जितना भी हो, 5 पे पावर जितना भी हो, वो मैटर नहीं रखता, लेकिन 2 into 5 पे होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन फंडा ये है कि यहाँ पे हमें सॉल्व करके पता करना है कि इसमें कितना डेसिमल जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं छोटू। तो सॉल्व करोगे तो क्या तुमको दिया हुआ कि 27 है, लिख दिया मैंने। 3 है, 2 to the power of 3 है, डेट इज कॉल्ड 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। फिर यहाँ पे क्या 5 है, तो 5 to the power कितना था तुम्हारे पास 4 था ना, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 5 5 25। चलो यही लिख दिया मैंने। ये कितना तुम्हारा था 3 3 9 हो गया। काट देना इसको, तो 3 से काट दे, 9 से काट देंगे, 9 3 27, तो ऊपर में कितना बच गया 3, नीचे में कितना बच गया, तो 2 पे कितना है तुम्हारे पास 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 था, और इसको भी हम लिखेंगे तो 5 to the power of 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 to the power of 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 into 5 है, अब पावर कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 5 to the power of 1। क्लियर है ना। सॉल्व करोगे छोटू ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो। जब कैंसिल करोगे ना तो यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि 3/5 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 से पावर 3 हो गया। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, है ना। 5 6 30, इतना होल डिवाइडेड बाई कितना आया 10 to the power 3, डेट इज कॉल्ड 1 2 3 आया ना। सॉल्व तुम करोगे ना पूरा तो 0.0006 आ गया, है ना, बिकॉज पॉइंट के पहले एक था 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 लगाना पड़ेगा ना, 1 2 3, एक था पहले से 4 हुआ ना। तो डेसिमल के बाद टोटल कितना है 4 है, तो यानी कि इसका जो डेसिमल तुम्हारा निकलता है कितना निकलता, हाँ 4 निकलता। आंसर सॉल्व हो गया। पॉज कर। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11।
रियल नंबर क्या है? RS अग्रवाल के अनुसार सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस पे आप लोग के लिए बहुत ही काम देने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यह बताया कि सो डैट 66 बाय 180 इज अ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है ना? तो ये हम शो करते हैं। तो तुम्हें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता क्या है? टर्मिनेटिंग वो होता है कि जो पूरी तरह से कट जाए, है ना, क्यों ना वो पॉइंट में आए, डेसिमल में आए, लेकिन पूरी तरह से कट जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो है जो पूरी तरह से ना कटे। ठीक है ना, जो पूरी तरह से ना कटे तो वो डेट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग है ना। चलो, तो अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि ये 66 है और नीचे में दिया हुआ 180 है। तो हम 18 देख रहे हैं और 6 देख रहे हैं, तो 6 के टेबल से 18 कट जाएगा। ठीक है ना, तो 11 6 के 66, 11 6 ना, 6 3 18 हो जाएगा इतना। तो ये हो गया तुम्हारा 11 बार में हो गया, फिर 6 से हो गया 6 का, तो 11 बटा कितना आ गया? 30 आ गया। मतलब क्या ना छोटो कि 11 को 11 छोड़ेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 है ना, 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ पे 11 भी हो गया। और साथ में आप खुद केयर कर रहे हो, यहाँ पे क्या केयर कर रहे हो कि हमें पता है कि इसका जो डेनोमिनेटर होगा वो 2 पे पावर कुछ भी हो या 5 पे पावर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई अदर प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए आपके पास। लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि एक अदर प्राइम नंबर है जिसका नाम है 3। सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। ओके, चलो यहाँ पे नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बताया गया था, उसका क्या है समझ लो। तो बोलता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हमें साबित करके बताना कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। साबित कैसे करेंगे? तो साबित करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे छोटू, कि यदि ये संभव है तो मान लेते हैं कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। यदि ये संभव है तो मान लेते हैं कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो a/b है ना। और a और b जो ऐसा है जो एक इंटीजर है और नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर इसका नहीं है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। क्या? इफ पॉसिबल लेट √2 बी अ रैशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a/b, ठीक है। और साथ में लिख देना कि a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद आप क्या करना कि ये √2 जो था ना वो √2 को a/b से इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद क्या करना कि दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करोगे ना तो यहाँ पे तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, a² बटा b² हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 2b² इज इक्वल टू a² हो गया आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग तुम जाएगा तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि 2 जो है वो a² से डिवाइड्स हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो a² से डिवाइड हो जा रहा है, तो a से भी वो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम a हो गया तो हम b के अकॉर्डिंग कर लेंगे, b हो जाएगा तो c के अकॉर्डिंग पे कंटिन्यू चलता जाएगा, यानी कि वो बात सही निकलेगा। तो हम क्या किए ना आगे कि लेट a का वैल्यू मान लिए 2c। क्या मान लिए? 2c। जब 2c माने ना तो a का वैल्यू जहाँ पे था ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2b² जैसा था वैसे लिख दिया मैंने, a² था तो a² की जगह 2c था तो 2c यहाँ पे लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी 4, c का स्क्वायर हो गया, 2 2 कैंसिल, तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c का स्क्वायर हो जाएगा। ये निकलेगा ना, ये निकल जाएगा। जब ये निकलेगा ना तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो b² से डिवाइड्स हो जा रहा है। इसका मतलब है कि b से भी तो डिवाइड हो जाएगा ना।
तो यही हाल आगे भी तुम्हारा ये अप टू सो ऑन होता चला जाएगा, है ना। बी से सी आया, सी से डी आएगा, डी से ई आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे कम से कम 2 केस में ऐसा दिया हुआ रहता है, तो लोगों की किताब में भी सेम टू सेम इसी तरीके से, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया कि हम ए और बी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिए हैं और उसी से अप टू सो ऑन निकलता चला जाता। तो हम दो को काफ़ी साबित कर दिए। उसके बाद अब लिखना क्या कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। तो यानी कि इस कंट्राडिक्ट्स में हमने यहाँ पे जो माना था तो उसमें हम देख लिए कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो यानी कि ये पूरा जो सॉल्यूशन करने के दौरान हमें यही पता चला कि ये √2 जो था वो इरेशनल नंबर है और यही हमें साबित करना था, प्रूव्ड। ठीक है, बस यही थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से तो ये काम करना तो आराम से कर लोगे, है ना। बस लिखना वाला काम तुम लोग को समझना पड़ेगा, आपको दिमाग में स्टोर करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे बना पाओगे। तो इसी तरह से यही सेम टू सेम यही मतलब कि स्टेप जाएगा। बस यहाँ पे अगर मान लो कि अदर क्वेश्चन दे सकते हैं तो √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, √13 भी हो सकता है। तो इतना वैरायटी का क्वेश्चन जो होता है ना, जो इसी आपका यही क्वेश्चन का पैटर्न पे बनता है। तो बस आप ये लिखने का काम उसी तरीके से कीजिएगा। √3 के पर्पज से बना रहे हो तो बस 2 की जगह √2 की जगह √3 करते जाना, अपने आप आपका बन जाएगा। सिमिलरली इन दैट केस क्वेश्चन ये जो 5 है या 7 है उसको भी आप बना सकते हो। तो कम से कम अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो पॉज कर लो और साथ में ये क्वेश्चन √3, √5 या √7 में से किसी एक में बना लेना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ठीक है, काफ़ी है। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसके बारे में देख लेते क्या बोलता है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ बोलता है कि प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यही साबित करना है कि 5 + 3√2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो साबित कैसे करोगे? तो यदि ये संभव है तो हम ये 5 + 3√2 को हम रैशनल नंबर मान लेते हैं और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a/b है। क्या छोटू? कि अगर ये संभव है तो 5 + 3√2 को हम रैशनल नंबर मान लेते हैं और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? a/b है ना। तो इसका मतलब a और b है एक तरह का इंटीजर है एंड ऑल्सो यू नो दैट हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इसको जब माने कि रैशनल नंबर है तो इतना को हम a/b से इक्वेट करेंगे, बिकॉज यू नो दैट रैशनल नंबर a/b का फॉर्म पे होता है, b ≠ = 0, इसीलिए इक्वेट किया मैंने। इसके बाद ये 5 जो था रैशनल नंबर एक तरह से है, मतलब 5 एक उठा के इधर पटक दिया, प्लस में 3 जगह तो माइनस में हो गया। उसके बाद 3 है तो 3 को भी इधर उठा के पटक दिया, तीसरा से क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया ब्रैकेट में। उसके बाद 3 को वो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ इतना आया। तो अब देखो छोटू, यहाँ तक जब हम ले आएंगे ना तो बनाने के इसका बहुत सा तरीका होता है, लेकिन जैसे बनाए उसके अकॉर्डिंग भी समझ ही लो कि a/3b जो लिखा हुआ है ना, ये असल पे ये रैशनल नंबर का पार्ट है, बिकॉज a/b के फॉर्म पे है ना। a/b अगर रैशनल नंबर है तो इतना भी तो रैशनल नंबर हो सकता है ना। तो यानी कि आपका ये वाला जो पार्ट निकला था √2 तो वो भी एक तरह का रैशनल ही पार्ट हुआ। तो ये पूरा मतलब जो अराइज किया हुआ है तो इससे हम यही साबित किए हैं कि √2 अगर रैशनल है तो एक तरह से हम इसको बोलते हैं कि यही रैशनल असल में है क्या? वो इरेशनल नंबर है। तो √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन में हम पहुँच रहे हैं, उसके अनुसार क्या पहुँच रहे हैं भाई कि ये जो कंट्राडिक्शन से जो अराइज किया गया था इतना बड़ा नंबर को रैशनल नंबर, असल में ये पूरा नंबर बन जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है ना, बस यही इतना फंडा लिखना होता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, सिमिलरली इन दैट केस कि यहाँ पे अगर ये 5 है तो रैशनल तो है ही, है ना। और यहाँ पे देखना 3 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी रैशनल ही नंबर है, लेकिन इसमें एक लग जाता है √2 लग गया
तो √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा सा भी मतलब कि चीज में अगर रूट वाला पार्ट आ गया है ना, एक वायरस आ गया, कैसे मतलब 140 करोड़ के आबादी में एक कोरोना आ गया तो पूरा मतलब कोई लगभग मैक्सिमम किसी को संक्रमित कर रहा है। सिमिलरली दैट केस वही है, ये संक्रमित कर गया पूरे को। सो ये यही मतलब कि साबित करके हम एक स्टेप बाय स्टेप तुम जान गए कि ये इरेशनल नंबर के पार्ट पे हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रियल नंबर का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने किया था RS अग्रवाल के पर्पस पे वो आपका कंप्लीट होता है ना। और इसी तरीके से मैक्सिमम वीडियोस बनते रहेंगे और आपके लिए सहूलियत मिलते रहेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है तो काम करना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे मेहनत करते जाएं कंटिन्यू और सीखते जाएं और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।